इसके पहले कि हम शुरू करें मधुबाला की कहानी, या यूं कहें कि बेबी मुमताज़ की कहानी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ये और लोगों तक भी पहुँचता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बेहद खूबसूरत अदाकारा मधुबाला की कहानी। आज जानेंगे कि बेबी मुमताज़ कैसे बन गई मधुबाला और दिल्ली से वो कैसे आई मुंबई। ये कहानी, या यूं कहें दर्द भरा किस्सा, शुरू होता है 14 फरवरी सन 1933 को, जब चांदनी चौक के पास एक बदनाम झुग्गी बस्ती में अताउल्ला खान बड़ी बेसब्री से अपनी झुग्गी के बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी होने वाली औलाद इस बार ज़रूर एक लड़का होगी। लेकिन पड़ोस की झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया, जो अब दाई का काम कर रही थी, उसने बाहर निकलकर बताया कि खान साहब, आपके घर चांद का टुकड़ा पैदा हुआ है, चांद सी बेटी आई है। ये तीसरी बेटी थी और इस बार पूरी उम्मीद लगाई गई थी कि बेटा ही होगा। लेकिन जब अंदर जाकर अताउल्ला खान ने देखा कि बेहद खूबसूरत एक नन्ही सी जान उनकी बेगम के पास लेटी रो रही है, उन्हें उस वक्त ये जरा भी एहसास नहीं था कि ये लड़की आगे चलकर बहुत नाम कमाएगी। जब वो नन्ही सी जान थोड़ी सी बड़ी हुई तो काले काले घने बाल, प्यारी सी आंखें और तीखी सी नाक, नाजुक सी ठुड्डी और इतनी गोरी कि लाल नीली नसें बिल्कुल साफ झलकती थीं। इस खूबसूरत सी गुड़िया को लोग बेबी कहकर पुकारने लगे, और पास पड़ोस की औरतें उसकी माँ को छेड़ते हुए कहती थीं कि ये तो तेरी बेटी लगती ही नहीं है। जब बेबी थोड़ी सी और बड़ी हुई तब उसका नाम रखा गया मुमताज़ जहां, और जिस दिन उसका नाम रखा गया उस दिन वहां एक नजूमी आ गया। उसने नन्ही सी बच्ची का हाथ देखकर बताया कि ये लड़की पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करेगी और बहुत कामयाब रहेगी। दौलत और शोहरत उसके कदमों पर बिछी रहेगी। लेकिन क्या? अताउल्ला खान ने पूछा। तब नजूमी ने बताया, उसे जिंदगी में खुशियां हासिल नहीं होंगी, और खैर जाने दो। नजूमी ने बात अधूरी छोड़ दी। इस पर बेबी की माँ ने कहा, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तब उस नजूमी ने कहा, इस लड़की को दौलत और शोहरत तो खूब मिलेगी, लेकिन इसकी शादी में बहुत अड़चनें आएंगी, और शादी के कुछ ही दिनों बाद ये इस दुनिया को छोड़ जाएगी। भरी जवानी में ये दुनिया छोड़ देगी। अताउल्ला खान ने फिर पूछा, लेकिन ये दौलत तो खूब हासिल करेगी ना, इसे दौलत तो बहुत मिलेगी। नजूमी ने कहा, हाँ दौलत तो मिलेगी, लेकिन बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ देगी। तब का वक्त कुछ अलग था, और अताउल्ला खान इंडियन टबैको कंपनी में बहुत कम वेतन पर काम करते थे, और उनके साथ रहती थी उनकी माँ, पत्नी और 3 बेटियाँ। 5 आदमियों की गृहस्थी बहुत कम पैसों में चलाना नामुमकिन जैसा था, इसीलिए वो लोग
दिल्ली की इस बदनाम झुग्गी बस्ती में रहते थे, जहाँ ज़्यादातर तवाइफें रहती थीं। पहले से ही दिन बहुत तंगहाली में गुजर रहे थे। जिस पर एक और बेटी घर में आ गई थी। अब कश्मकश और बढ़ गई थी। बार बार इधर उधर से उधार मांगना पड़ता था और अताउल्ला खान का मिजाज कुछ ऐसा था कि उन्हें खाने के लिए बहुत अच्छा खाना चाहिए और वो स्वभाव से बहुत क्रोधी और हालात की वजह से बदमिजाज भी हो गए थे। उन्हें तंबाकू और सिगरेट से नफरत थी, लेकिन काम उन्हें तंबाकू की कंपनी में ही करना पड़ रहा था। बात बात पर उनका अपने सहयोगियों और अपने मालिकों के साथ झगड़ा हो जाता था। वक्त किसी तरह से कट रहा था। अताउल्ला खान को उधार लेने की आदत पड़ गई थी और खाना भी उम्दा चाहते थे, इसलिए कभी इस होटल में तो कभी उस होटल में उधार लेकर जिंदगी गुजर रही थी। अताउल्ला खान ने दफ्तर से कुछ एडवांस लिया था और कंपनी में जब साहब ने उन्हें बुलाया और उनसे वो एडवांस मांगा तो उन्होंने बोल दिया कि मैंने तो एडवांस वापस कर दिया है। जब रसीद दिखाने को कहा गया तो उनके पास रसीद नहीं थी और इस तरह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। घर लौटकर आने पर वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अपनी बेगम को कैसे ये बात बताएं कि जो थोड़ा बहुत पैसा देने वाली नौकरी थी वो भी अब ख़त्म हो गई थी। ऐसे में एक दिन अताउल्ला खान ने अपनी बच्चियों को खेलते हुए देखा। बड़ी कनीज और मजली अल्ताफ दोनों दासियां बनी हुई थी और मुमताज़ सिर पर दुपट्टा बांधकर तन कर खड़ी थी। वह मुगल सम्राट जहांगीर की भूमिका अदा कर रही थी। अभी अभी लड़कियों ने सोहराब मोदी की पुकार फिल्म देखी थी और उसी के एक सीन की नकल तीनों बेटियां कर रही थीं। मुमताज़ बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी और बड़ी साफ उर्दू बोल रही थी और अताउल्ला के दिमाग में एक आइडिया आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर इन बेटियों को लेकर मुंबई चला जाए और वहां जाकर फिल्म इंडस्ट्री में इनसे काम करवाया जाए तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। और ये सोचकर उन्होंने अपनी बेगम से बात की। बेगम ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उस समय फिल्मों में काम करने को बहुत गलत तरह से देखा जाता था। लेकिन अताउल्ला ने उन्हें और अपनी माँ को समझा लिया कि अपनी बेटियों के पास फ़न है। मैंने उनका खेल देखा और अगर हम मुंबई गए तो उनके लिए तो काम ढूंढ ही सकेंगे और मैं भी कुछ कर सकूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो लोग अब इतना ज़्यादा परेशान करने लगे हैं और उन्होंने उधार देना भी बंद कर दिया है। बेगम बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बच्चियां फिल्मों में काम करें। वो बहुत दुखी थी, लेकिन अताउल्ला ने उन्हें समझा बुझाकर मुंबई चलने का पूरा इंतज़ाम कर लिया और वो अपनी झोपड़ी बेचकर मुंबई जाने के लिए स्टेशन पर पहुंच गए। वो लोग मुंबई आ तो गए थे, लेकिन वहां पर रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो अताउल्ला ने स्टेशन के ही रेस्ट रूम में रुकने का निश्चय किया और ये कहकर बाहर चले गए कि अभी मैं कुछ इंतज़ाम करके आता हूँ। मुमताज़ बहुत सुंदर थी और बेहद साफ सुथरी फ्रॉक पहना करके अताउल्ला उसे अपने साथ ले गए। स्टेशन के बाहर स्थित रूप तारा स्टूडियो में घुसने की जब उन लोगों ने कोशिश की तो दरबान ने उन्हें वहां से भगा दिया।
फिर उन्हें किसी ने बताया कि अंधेरी में प्रकाश स्टूडियो है, वहाँ जाओ। रणजीत स्टूडियो में पहुँचे तो वहाँ भी यही हाल हुआ। उसी समय किसी ने बताया कि मलाड के बॉम्बे टॉकीज में बाल कलाकारों की ज़रूरत है। झट से अताउल्ला मुमताज़ को साथ लेकर मलाड की पूछताछ करते हुए बॉम्बे टॉकीज जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर अब उन्हें थोड़ी चालाकी आ गई थी और उन्हें दरबान के हाथ में इकन्नी रखकर अंदर जाने का आइडिया आ चुका था। अंदर जाने पर सूट बूट पहने एक आदमी ने उनसे अंग्रेजी में प्रश्न किया कि आपको यहाँ क्या काम है, आप यहाँ किस काम से आए हैं। तब अताउल्ला खान ने अंग्रेजी में ही उत्तर दिया कि ये मेरी बेटी मुमताज़ है और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्मों में काम करे। उस समय वहाँ बसंत फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उसमें काम कर रहे थे उल्लास और मुमताज़ शांति। मुमताज़ शांति ने नन्ही सी मुमताज़ को बुलाया और उससे कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों के उत्तर देते हुए बेबी मीठी सी हंसी हंस देती थी। उसका ढिठाई से बोलना और खुला व्यवहार देखकर अमित चक्रवर्ती ने उसे बसंत फिल्म में बाल कलाकार की भूमिका के लिए काम देने का मन बना लिया और अगले दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए आने को कहा। दूसरे दिन स्क्रीन टेस्ट पास करके उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया गया और मुमताज़ चूँकि छोटी थी इसीलिए अताउल्ला से ही दस्तखत कराए गए। तब अताउल्ला ने राय बहादुर चुन्नीलाल से पूछा, कितनी तनख्वाह मिलेगी? हर महीना 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन हर रोज़ सुबह ठीक 9 बजे किसी भी हालत में यहाँ आना होगा। उसमें कोई कोर कसर नहीं चलेगी। हम 9 बजे ही पहुँचेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं होगी, लेकिन तनख्वाह थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। बेबी के साथ मेरा पूरा दिन यहीं बीत जाएगा और आने जाने का खर्च भी बढ़ेगा। इसीलिए ठीक है, तुम्हारे लिए अलग से 50 रुपये दिए जाएंगे। तुम लोगों को आने जाने के लिए लोकल ट्रेन का मासिक पास दिया जाएगा और जब तक यहाँ काम रहेगा खाने पीने का सारा इंतज़ाम कंपनी की ओर से किया जाएगा, लेकिन काम पूरा खरा करना होगा, उसमें कोई कोर कसर नहीं चलेगी। लिखा पढ़ी पूरी हो जाने पर स्टूडियो से लौटने से पहले अताउल्ला ने राय बहादुर साहब से एडवांस लिया और मलाड के पास ही जोगेश्वरी गांव में एक ग्वाले की पहचान से उसके गोठ के एक कोने में साफ सफाई करके अपनी गृहस्थी बना ली और दूसरे दिन सुबह ठीक 9 बजे मुमताज़ को लेकर अताउल्ला बॉम्बे टॉकीज में पहुंच गए। बेबी मुमताज़ को दर्जी के पास भेजकर उनके लिए फ्रॉक सिलवाए गए, उनके लिए नए बूट बनवाए गए और बेहद सुंदर बालों का बॉब कट भी कराया गया। पहला सीन कुछ यूं था कि उल्लास जी को घोड़ा बनना था और बेबी को उनकी सवारी करनी थी। बेबी किलक कर हंस पड़ी, फिर उल्लास की पीठ पर बैठकर घोड़ा घोड़ा खेलने लगी। उल्लास घोड़ा घोड़ा करते हुए आगे बढ़ते रहे और बेबी ने अपना संवाद कहा, कैसा घोड़ा है, चलता तक नहीं, हट जाओ हमारी सवारी आ गई है। बेबी मुमताज़ ने पहले ही टेक में ओके पाकर सेट पर उपस्थित लोगों से तालियां भी वसूल ली। पास के सेट पर अशोक कुमार और लीला चिटनिस बंधन फिल्म की शूटिंग में मगन थे। तालियों की गूंज उनके कानों तक पहुंची और अपनी शूटिंग रोककर वो लोग भी ये देखने आए कि कौन सी नई लड़की आई है जिसने इतना करिश्मा कर दिया। और उन्होंने देखा कि वो छोटी सी गुड़िया सी बच्ची सबकी आंखों का तारा बनी हुई है। अशोक कुमार आगे आए और इस नन्ही सी गुड़िया को चूमकर अपने काम के लिए चले गए। बेबी को फिल्म में गाना भी गाना था, इसलिए उसे रिकॉर्डिंग रूम में बुलाकर उसे पारुल घोष की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ गाना सुनाया गया और उससे कहा गया कि अब इसकी नकल करो।
बेबी ने कहा, चाचा जी गाना गा लिया तो आप मुझे क्या देंगे? तो उन्होंने कहा, चॉकलेट। और बेबी ने फिर से एक बार गाने को सुना और फिर थोड़ी सी मेहनत के बाद, रियाज करने के बाद उस गाने को पूरा का पूरा गा दिया और अपनी चॉकलेट हासिल कर ली। गाना था, तुमको मुबारक हैं ऊंचे महल ये, हमको हैं प्यारी हमारी गलियां। खैर, धीरे धीरे बसंत फिल्म पूरी हो गई। अब आगे क्या? फिल्म के अंत में बेबी कहती है, आप लोग कल आएंगे तो और भी गाना सुनाऊंगी। लेकिन अब बसंत फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और दूसरी फिल्मों में अभी तक काम करने का कोई भी ऑफर नहीं मिला था। 2-3 महीने तो बेबी के काम की वजह से अच्छे से गुजर गए थे, लेकिन अब जब किसी नई फिल्म में काम नहीं मिला तो फिर फाके खाने की नौबत आ गई और फिर वो लोग वापस लौट चले उसी जगह से जहां से वो लोग आए थे। हालांकि अताउल्ला खान का बिल्कुल मन नहीं था कि वापस चला जाए, लेकिन अपनी बेगम के जोर देने पर और बहुत ढूंढने पर भी बेबी के लिए किसी और फिल्म में काम न मिलने पर मजबूरन उन सबको दिल्ली वापस लौटना ही पड़ा। इसमें एक और भी कारण ये था कि फिल्मों में काम केवल मुमताज़ को मिला था और बाकी लड़कियों को घर में अकेले अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो लोग भी पीछे पड़ गई कि अब वो दिल्ली चलो। उन्हें दिल्ली में अपनी जान पहचान के लोगों से मिलने की भी उम्मीद थी। दिल्ली की झुग्गी से बाहर आई हुई मुमताज़ फिर से एक बार चांदनी चौक की उसी झोपड़पट्टी में आ पहुंची, पर आते ही उसने अपनी झोपड़ी के बाहर एक तख्ती लिख छोड़ी, ये तवायफ का घर नहीं है, फिल्म स्टार मुमताज़ का है। तो बस एक ही फिल्म में काम करके बेबी मुमताज़ बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, क्योंकि फिल्म बसंत प्रदर्शित हो चुकी थी और घर घर में, विशेषकर होटलों में, ग्रामोफोन पर उसके गीत बार बार बजाए जा रहे थे। फिल्म में बेबी मुमताज़ की भूमिका छोटी तो थी, लेकिन बहुत प्रभावशाली थी और मुंबई में भी ये फिल्म धड़ल्ले से चल रही थी। फिल्म की सफलता का एक और भी कारण था, क्योंकि बेबी मुमताज़ का आखिरी डायलॉग लोगों को बड़ा पसंद आया था, जो वो कहती है कि आप लोग कल आएं तो मैं एक और गाना सुनाऊंगी। लोग बड़े खुश होकर थिएटर से बाहर आते थे। बेबी का दुलार भरा गीत, मासूमियत और भोलापन हर दर्शक के मन में बस जाता था। पहली फिल्म से ही इस बाल अभिनेत्री ने सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन पर्दे पर अपार सफलता के बाद भी बेबी के पास कोई काम नहीं था और अताउल्ला बहुत परेशान थे, क्योंकि जो पैसा बेबी के काम करने से घर आ रहा था और घर की गाड़ी बड़े आराम से चल रही थी, वो अब बंद हो चुका था। उन्होंने दिल्ली के न्यूज़पेपर्स में एक विज्ञापन निकलवाया, जिसमें उन्होंने फिल्म बसंत में अभिनय करने वाली सुंदर, प्यारी और मासूम बच्ची के और बहुत अच्छा गीत गाने वाली बच्ची के इंटरव्यूज़ भी छपवाए, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली में फिल्में तो बनती ही नहीं थी। बहुत सोचने के बाद उन्होंने दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में जाने की सोची और वहाँ पर जानकी दास मेहरा प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में काम करते थे। प्रसिद्ध उर्दू लेखक सादत हसन मंटो जी तथा विख्यात हिंदी लेखक कृष्ण चंद्र भी
वहाँ पर उनके असिस्टेंट थे। सादत उर्दू में लिखते थे और कृष्णचंद्र अंग्रेजी में। फिर उनका हिंदुस्तानी भाषा में रूपांतरण यानी कि ट्रांसलेशन किया जाता था और कार्यक्रम दिए जाते थे। एक दिन मंटो जानकी दास के पास आकर कहने लगे कि कोई अताउल्ला नाम का व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है। जानकी दास जी ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उनके साथ थी उनकी 8-9 साल की प्यारी सी बिटिया। जानकी दास ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटी मैंने तेरी बसंत फिल्म देखी है, कितना बढ़िया अभिनय किया है तूने। इससे अताउल्ला खान का काम बहुत आसान हो गया और उन्होंने बताया कि बसंत के गाने मेरी बेटी ने खुद गाए हैं। मैं ये जानने के लिए आया हूँ क्या उसे रेडियो पर गाने का मौका मिल सकता है। तब जानकी दास और अताउल्ला में ये तय हुआ कि बेबी का कार्यक्रम रेडियो पर प्रस्तुत किया जाए। ये पूछने पर कि कौन सा गाना, अताउल्ला खान ने कहा कि उसका ही लिखा एक गीत है, वही कार्यक्रम के लिए चुना जाए। उसके बोल थे, ए ईश्वर तूने अक्सर कौमों को खाके छोड़ा, राजाओं के राज छीने, शाहों के ताज छीने, जिस घर से सिर उठाया उसको बिठा के छोड़ा, लैला के कारण मजनू को पागल बना के छोड़ा। ये गीत बहुत कटु लेकिन सत्य विचारों पर आधारित था और दोनों साहित्यकार यानी कि मंटो साहब और कृष्णचंद्र जी दोनों साहित्यकारों को ये गीत बहुत पसंद आया। इस गज़ल के लिए खुर्शीद अनवर साहब को संगीतकार के रूप में रखा गया और ये गज़ल दिल्ली से ऑल इंडिया रेडियो से पेश की गई और बेबी मुमताज़ को इसका 10 रुपया मिला। इन्हीं दिनों निर्माता निर्देशक वी शांताराम प्रभात फिल्म कंपनी की फिल्म पड़ोसी के प्रदर्शन के लिए दिल्ली आए हुए थे। जानकी दास जी ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए उनका इंटरव्यू लिया और इसका ये नतीजा निकला कि दिल्ली की नौकरी छोड़कर प्रभात में शामिल होने के लिए जानकी दास जी को ऑफ़र मिला और बहुत सोच विचार करने के बाद जानकी दास जी दिल्ली छोड़ने ही वाले थे कि जिन शांताराम बापूजी ने उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में शामिल होने का ऑफ़र दिया था, उन्हीं ने प्रभात कंपनी छोड़ दी। अब मुंबई पहुंचकर वो अपने कंपनी शुरू करने के काम में जुट गए। इसी समय वी शांताराम जी ने जानकी दास जी को अपने नए शुरू किए हुए राजकमल कला मंदिर में इनवाइट किया और इसी बीच एक और कार्यक्रम रेडियो पर पेश करने के लिए जानकी दास जी जब बेबी को खोजते हुए उसके पते पर गए तब वेश्याओं की बस्ती में जाने में उन्हें बड़ा संकोच लगा और अंदर से बहुत खराब लगा। लेकिन वो जब लौटने की सोच रहे थे तब उन्होंने एक बड़ी मधुर आवाज़ सुनी, जानकी चाचा, और उन्होंने देखा कि खिलखिलाकर हंसती हुई बेबी उन्हें बुला रही थी और उसकी झुग्गी में घुसते समय उन्होंने ऊपर लिखी हुई तख्ती पढ़ी जिस पर लिखा था, ये तवायफ का घर नहीं, फिल्म स्टार मुमताज़ का है। और फिर जानकी दास जी ने बेबी का एक और कार्यक्रम रेडियो पर पेश किया और इसी दौरान बसंत फिल्म के निर्देशक अमेय चक्रवर्ती यकायक दिल्ली आए और बेबी मुमताज़ को खोजते हुए उनके घर पहुंचे और उनसे कहा कि हम जल्दी ही ज्वार भाटा फिल्म बनाने जा रहे हैं और उसमें बेबी के लिए बहुत अच्छा रोल है। मैडम देविका रानी जी ने मुझे खास कर बेबी को साथ में लिवा लाने के लिए दिल्ली भेजा है। ये सुनकर अताउल्ला खान तो झूम उठे। देहलवी परिवार एक बार फिर से मुंबई की ओर चल पड़ा। बॉम्बे टॉकीज में ज्वार भाटा की तैयारियां जोरों पर थी। अब की बार बेबी की तनख्वाह बढ़ाकर दी गई और इसकी लिखा पढ़ी भी हो गई। इस फिल्म के नायक थे आगाजान और नायिका थी शमीम और एक और नौजवान भी वहाँ पर
मौजूद था। उसका नाम था यूसुफ खान। देविका रानी जी ने उनसे कहा था कि इस लाइन के लिए तुम्हारा नाम अच्छा नहीं जचता है, तुम अपना नाम जहांगीर, वासुदेव अथवा दिलीप कुमार में से एक को चुन लो। और यूसुफ खान ने अपने लिए नाम चुना दिलीप कुमार। इसी दौरान बेबी मुमताज़ भी बॉम्बे टॉकीज में आई थी, इसीलिए पहली फिल्म बसंत में मधु रानी नाम से काम करने वाली इस प्यारी सी लड़की का नाम भी बदलकर देविका रानी जी ने ही उसका नाम बेबी मुमताज़ से बदलकर मधुबाला जैसा छोटा और सुंदर सा रख दिया। और अताउल्ला खान ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। फिल्म की शूटिंग तो शुरू हो गई थी, लेकिन बेबी मुमताज़ को कोई काम दिया नहीं जा रहा था। और तब अताउल्ला खान ने देविका रानी जी से पूछा कि बेबी को कोई काम क्यों नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ तनख्वाह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनको ये मालूम था कि अगर फिल्मों में बेबी नहीं आती है तो धीरे धीरे लोग उसको भूल जाएंगे। तब देविका रानी जी ने बताया कि फिल्म की कहानी बदल दी गई है और अब इसमें किसी बाल कलाकार के लिए कोई जगह नहीं है। अताउल्ला खां इस बात से बहुत नाराज़ हो गए और केदार शर्मा जी के दफ्तर में जा पहुँचे। रणजीत फिल्म कंपनी के मालिक थे चंदूलाल शाह। उनके पास जाकर केदार शर्मा ने उन्हें बेबी मुमताज़ को मिलाया और कहा कि इसने बसंत में बहुत अच्छा रोल किया है। चंदूलाल शाह ने मुमताज़ को देखकर 300 रुपये महीने की तनख्वाह पर उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। फिल्म बन रही थी मुमताज़ महल और उसमें बेबी मधुबाला को छोटा सा रोल दे दिया गया। रणजीत कंपनी में काम तय करने के बाद अताउल्ला ने बॉम्बे टॉकीज में झगड़ा करके अपने पैसे वसूले और उस स्टूडियो से अलग हो गए। मधुबाला नाम बॉम्बे टॉकीज का ही दिया हुआ था, तो अताउल्ला खान देविका रानी से ये कहकर बाहर आ गए कि मैं अपनी बेटी को फिल्म में ये नाम नहीं लेने दूंगा। लेकिन मुमताज़ को इन सब बातों का पता नहीं था। जब वो मुमताज़ महल फिल्म में काम कर रही थी तब 14 अप्रैल को मुंबई थर्रा उठी थी। माझगांव डाक विभाग में मरम्मत के लिए आए हुए जहाज की विस्फोटक सामग्री का भयानक विस्फोट हो गया था और पूरी मुंबई थर्रा उठी थी। इन्हीं दिनों चकाला में किराए पर लिए गए घर की छत के टीन उड़ गए थे और अताउल्ला खान की गृहस्थी फिर से रास्ते पर आ गई थी। इस समय मुमताज़ की एक सहेली ने उन्हें अपने घर पर आश्रय दिया था, लेकिन अताउल्ला खान का ये नियम था कि काम पर अवश्य पहुंचना चाहिए और अपने घर की छत उड़ जाने के बाद भी वो अपनी बेटी को लेकर स्टूडियो गए। बेबी मुमताज़ का आगे क्या हाल हुआ और कैसे फिर से बन गई वो मधुबाला, ये जानेंगे मधुबाला की कहानी के अगले भाग में।